वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है बिहार एक अवलोकन का 8th सीरीज तक आ चुका है। ये आपका 9th सीरीज है। मैं कोशिश करूँगा एग्जामिनेशन के पहले इसको ख़त्म करा दूँ, ठीक है। तो बिहार एक अवलोकन 2020-21 बीपीएससी 66 पीटी एग्जामिनेशन 2020 के लिए ये रामबाण है। इसे जरूर रिवाइज करें। जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन साथ में इसे रिवीजन जरूर करें, इसे जरूर देखें। ये मूल मंत्र है, इसे जरूर देखें। और हाँ, जो भी नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकेगा और आप इसे अच्छे से देख सकेंगे। और हाँ, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इससे क्या मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये 9th सीरीज है। बाकी ये प्लेलिस्ट में सारा चीज़ है, आप देख सकते हैं 1 से 8 तक। ये आपका 9वां भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एक साथ सभी वीडियो। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है वैसे छात्र छात्राओं से है जो सुदूर इलाकों में हैं, जिनके पास पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती समय, उनके लिए बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है। इसी के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले हम लोग पढ़े थे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना हुई। किनके द्वारा हुई, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही थे। उन्हें जब गिरफ्तार करके जेल लाया गया था तो सत्याग्रह आदेशों की अपेक्षा करके अनेक लोग पीछे पीछे चलने जेल के फाटक तक चले गए थे। दूसरे सत्याग्रही जो अगर पूछ ले आपसे तो अनुग्रह नारायण सिंह हैं। प्रथम आपके श्री कृष्ण सिंह हैं बिहार के सापेक्ष में। गौरीशंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया में तथा श्याम शरण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को सिलाव में सत्याग्रह किया था। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सीरीज नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने से विश्व में एक समीकरण बनने शुरू हो गए थे। युद्ध का खतरा भारत के द्वार तक आ पहुंचा था। नेचुरली है, जब विश्व युद्ध होगा तो लगभग सभी देश उसके आहत में आएंगे। तो भारत के द्वार तक भी क्या खतरा आ पहुंचा था। 1941 ईस्वी के दिसंबर में जापानी आक्रमण की गूंज भारत में स्पष्ट रूप से महसूस की जाने लगी। कब, तो 1941 में। याद रखेंगे 1941 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेड कलर ठीक रहेगा। हाँ, तो चलिए 1941 के दिसंबर में जापानी आक्रमण की गूंज भारत में स्पष्ट रूप से गूंजने लगी थी। जापानियों ने कलकत्ता पर भी छीटपुट बमबारी की थी। कहाँ, तो जापानी ने कलकत्ता पर भी छीटपुट बमबारी की थी। याद रखिए, कलकत्ता पर भी। लगभग बिहार के सभी प्रांतों में भी इसी तरह का भय सता रहा था। 14 जनवरी 1942 को पटना के स्थानीय अखबार सर्चलाइट ने इसी आशय की टिप्पणी प्रकाशित की थी। तो कब की थी, 14 जनवरी 1942 को क्या किया गया था, पटना का एक स्थानीय अखबार था सर्चलाइट ने इसी आशय की टिप्पणी प्रकाशित की। 26 जनवरी 1942 को इंडियन नेशन ने भी इस तरह का भय व्यक्त किया। 26 जनवरी 1942 को इंडियन नेशन ने भी। आसन्न युद्ध के खतरे से भारत की रक्षा कैसे हो, यह भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की सर्वाधिक चिंता का विषय बन गया। अनुग्रह नारायण ने एक सेवा दल गठित करने की योजना रूपायित की। अनुग्रह नारायण सिंह ने क्या किया, एक सेवा दल गठित करने का योजना बनाया, रूपायित किया अनुग्रह नारायण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह ने ब्रिटेन की मंशा पर शक जाहिर की। ब्रिटेन की मंशा पर किसने शक जाहिर की, तो श्री कृष्ण सिंह ने। प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अंग्रेज सरकार की युद्ध नीति की आलोचना की तथा रचनात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए लोगों से स्वयंसेवक बनने का आग्रह किया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद ने छपरा में 25 जनवरी 1942 को आपसी मतभेद भुला दोनों
देने एवं खाद्यान्न का संचय करने की आवश्यकता तथा रात्रि की गश्ती के लिए सुरक्षा दलों का गठन करने पर बल दिया। राम मनोहर लोहिया 5 फरवरी 1942 को पटना में छात्रों की सभा में युद्ध प्रयत्नों का समर्थन करने की फारूकी गुट नीति को आलोचना की। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, मार्च 1942 में क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन इस प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है। 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव आया उसे कांग्रेस ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इन्हीं के नाम पर क्रिप्स प्रस्ताव 12 अप्रैल 1942 को वापस लंदन चले गए। तो आपसे पूछ देगा कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लाए थे मार्च 1942 में, वो लंदन कब वापस गए, तो 12 अप्रैल 1942 को वो वापस चले गए। ठीक है, अब देखते हैं श्री हॉरेस अलेक्जेंडर और कुमारी अगाथा हैरिसन को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के जाने के बाद गांधी जी ने पत्र लिखकर क्रिप्स प्रस्ताव के भारतीय विरुद्ध होने की बात कही। हॉरेस अलेक्जेंडर और कुमारी अगाथा हैरिसन को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के जाने के बाद गांधी जी ने पत्र लिखकर क्रिप्स प्रस्ताव के भारतीय विरुद्ध होने की बात कही। वस्तुतः घटनाओं के अभियुक्त देश को निर्ममता के साथ क्रांति के मार्ग पर अग्रसर कर रही थी, यद्यपि सरकारी दमन चक्र अनवरत रूप से चलाया जा रहा था। भारतीय रक्षा अधिनियमों के अंतर्गत लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी और उन्हें सजाएं दी जा रही थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्वामी सच्चिदानंद को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना तो शायद सुभाष चंद्र किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के स्वामी सच्चिदानंद को ब्रिटेन की युद्ध नीति के विरुद्ध भाषण करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया था। लगभग उसी समय श्री राम वृक्ष बीनीपुरी भी उसी अभियोग में मधुबनी में गिरफ्तार हुए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के मधुबनी में राम वृक्ष बीनीपुरी भी गिरफ्तार हुए थे। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा एवं प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय युद्ध समिति का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय युद्ध समिति की कार्रवाई और राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा के प्रचार कार्य का 20 मार्च 1942 को बिहार गवर्नर की अध्यक्षता में सिन्हा लाइब्रेरी में एक सभा हुआ। सिन्हा लाइब्रेरी में 20 मार्च 1942 को बिहार गवर्नर की अध्यक्षता सिन्हा लाइब्रेरी में एक सभा का उद्घाटन किया। इस मोर्चे और समिति के गठन का उद्देश्य जनता का युद्ध के पक्ष में समर्थन जुटाना था, परंतु ये दोनों अपने कार्य में असफल रहे। 29 अप्रैल से 2 मई 1942 तक 29 अप्रैल से 2 मई 1942 तक इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, इलाहाबाद में अखिल कांग्रेस, याद रखिएगा 29 अप्रैल से 2 मई 1942 तक चली थी इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में श्री राजगोपालचारी ने उस प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं हो सकी जिसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में मद्रास विधानमंडल में पारित करवाया था। उस प्रस्ताव में मुसलमानों के साथ समझौता के आधार के रूप में देश के विभाजन का सिद्धांत स्वीकार करने की अनुशंसा की गई थी। इसी में इलाहाबाद में देश की विभाजन की अनुशंसा की गई थी। श्री राजगोपालचारी ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। श्री राजगोपालचारी ने कार्यकारिणी से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। कब, किस अधिवेशन में, तो इलाहाबाद में जो हुआ था अधिवेशन 29 अप्रैल से 2 मई 1942 तक, उसी में श्री राजगोपालचारी ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस प्रस्ताव के स्थान पर कांग्रेस कमेटी ने बिहार के जगत नारायण लाल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसको खारिज कर दी और जगत नारायण लाल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव स्वीकार किया। कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1972 का सुप्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया। याद रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ, तो भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव पारित हुआ वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 जुलाई
1972, 14 जुलाई 1972 में 14 जुलाई 1972 में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया तथा उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई में होने वाली बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। सरकार के एहतियाती कदम। आंदोलन की भनक लगते ही अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। प्रांतीय सरकार ने 18 जुलाई 1942 को फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य रामचंद्र शर्मा, रामविलास सिंह, नंद कुमार सिंह, जानकी नंदन सिंह, रामनंदन चौधरी, भुवनेश्वर प्रसाद, उषा रानी मुखर्जी, देवनाथ सहाय, दुर्गा दत्त पांडे आदि की एक सूची प्रमंडलायुक्त जिलाधिकारियों और आरक्षी महानिरीक्षकों को भेज दिया, जिन पर बिना सूचित किए ही कार्रवाई शुरू की जा सकती थी। कार्यक्रम का प्रारूप राजेंद्र बाबू ने बिहार के लिए एक कार्यक्रम बनाया। किसने? राजेंद्र बाबू ने बिहार के लिए एक कार्यक्रम बनाया जिसमें अन्य नेताओं जैसे श्री दीप नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय, मथुरा प्रसाद, बैजनाथ चौधरी और अनुग्रह सिंह की सहमति ली गई। उसे परिवर्तनों के साथ स्वीकृत किया गया। तदुपरांत उसे छापने का भार श्री सखी चंद्र जायसवाल को सौंपा गया, परंतु इसे तब तक गुप्त रखना था जब तक राजेंद्र बाबू का निर्देश न मिल जाए। इसी क्रम में अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना के छात्रों की एक सभा हुई जिसे अनुग्रह नारायण सिंह ने संबोधित किया और आसन्न संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा। भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो आप भारत छोड़ो प्रस्ताव तो देख लिए कि क्या था। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा के कांग्रेस में 14 जुलाई 1972 को प्रस्ताव स्वीकृत किया था। अब 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो 72 ने यहाँ पे 42 होगा, कहा गया ये 42 ही होगा, ठीक है, 42 होगा, मिसप्रिंट हो सकता है। भारत छोड़ो अगर 5 अगस्त 1942 को, डाटा स्टैटिक हर बुक का अलग अलग सोर्स से है, इस डाटा को आप चेक कर लीजिएगा, मतलब डाटा को आप चेक जरूर कर लीजिएगा, इस ईयर को चेक कर लीजिएगा और अदर सोर्स से भी। भारत छोड़ो प्रस्ताव 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 1942 ही होगा। 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। मतलब कांग्रेस कार्यकारिणी का जो बैठक था 1942 में मुंबई में हुआ, उसमें स्वीकार कर लिया। फिर उसे इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। कौन? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। अब यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है आपका कि आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक कहाँ और किस ईयर भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो आप बोलेंगे कांग्रेस कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें 5 अगस्त 1942 में मुंबई में स्वीकार किया गया। और वही चीज़ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसी के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आवश्यकता पड़ने पर गांधी जी ने वायसराय से मिलने की बात भी कही, परंतु उसके पहले ही 9 अगस्त 1942 को उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने जिलाधिकारी WG आर्थर, याद रखिएगा, पटना में जो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था जिलाधिकारी WG आर्थर ने, ओके, स्वयं गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के बीमार होने की वजह से उन्हें बाहर नहीं लाया जा सका। बाद में मथुरा बाबू, फूलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था। याद रखिएगा किसने दिया था? बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरुद्ध महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपसे पूछ दे कि कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था सरकारी नीति के विरुद्ध, तो आप सीधा बताएंगे क्या? बलदेव सहाय, श्री बलदेव सहाय।
9 अगस्त 1942 को अध्यादेश शासन लागू कर कांग्रेस और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय चरखा संघ बिहार शाखा, खद्दर भंडार और बिहार केंद्रीय रिलीफ अधिकोष के खातों को भी जब्त कर लिया गया। समाचार पत्रों पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। सरकार के दमनात्मक नीति के विरोध में जनता में विक्षोभ की लहर व्याप्त हो गई। सर्वप्रथम छात्रों ने विरोध जुलूस निकाला। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सूरजदेव ने की। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम जिला कांग्रेस कार्यालय नया कदम कुआं को जब्त कर लिया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार अधिकारी श्री अमर किशोर सिंह के इनकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार विद्यापीठ भवन को भी जब्त कर लिया गया। पटना सिटी के मंगल तालाब पर छात्रों ने एक सभा की। मंगल तालाब, जिसके नेता अवध बिहारी प्रसाद ने निर्भीकता से लड़ाई चलाने की अपील की। श्री सीताराम केसरी और श्री हरे कृष्ण सिंह ने दानापुर में छात्रों का नेतृत्व किया। अदमकुआ में महिला चरखा क्लब से महिलाओं को एक जुलूस निकालकर सभा की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भागवती देवी ने की। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम श्री भागवती देवी है। इन्होंने ही चरखा क्लब से महिलाओं का एक जुलूस निकालकर सभा की अध्यक्षता की थी। पटना के दोनों सिनेमा घरों रिजेंट और एलिफेंटस पर धरना दिया गया। मुजफ्फरपुर में भी पूरी हड़ताल रही। दरभंगा, छपरा, सोनपुर, महाराजगंज, गोपालगंज आदि जगहों पर भी हड़ताल, सभा एवं प्रदर्शन आयोजित हुए। लगभग प्रदेश के सभी जगहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाने लगा और लोग गिरफ्तार किए गए। अगस्त 1942 को पटना की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। इस दिन लोगों ने पटना के सचिवालय पर झंडा फहराया। अब बोलिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पटना के सचिवालय पर झंडा कब फहराया गया? तो 11 अगस्त 1942 को निर्णय लिया गया था। सभी प्रमुख मार्गों पर वर्दीधारी पुलिस तैनात थे, जो थे 2:15 के लगभग सचिवालय के पूर्वी फाटक पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। याद रखिएगा, 2:15। ये डाटा हर बुक में संभव नहीं है, इसीलिए इसे देखें। तो 2:15 के लगभग सचिवालय के पूर्वी फाटक पर, किस फाटक पर? तो पूर्वी फाटक पर झंडा फहरा दिया गया। तदुपरांत भीड़ ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की कोशिश की। अंततः गोली चलाने के आदेश दे दिए गए, जिसमें 7 छात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 11 अगस्त 1942, ठीक है ना, 11 अगस्त 1942 को 2:15 में झंडा फहरा दिया गया, जिसके उपरांत गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। इसमें 7 छात्र मारे गए थे। कितने छात्र? तो 7 छात्र मारे गए थे। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें थे उमाकांत सिंह, ग्राम नरेंद्रपुर, जिला सारण, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवपति चौधरी और राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। ये सारे लोग, 7 लोग थे। राजेंद्र सिंह, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह एवं उमाकांत प्रसाद सिंह, ये सारे लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई 11 अगस्त 1942 को पटना में झंडा तोलन के समय में 2:15 में किया गया था, पूर्वी फाटक में, सचिवालय के पूर्वी फाटक में। शहीद हो गए और लगभग 25 गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 छात्रों को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया। इस सचिवालय गोलीकांड ने बिहार में इसे नाम दिया गया सचिवालय गोलीकांड। क्या नाम दिया गया? सचिवालय गोलीकांड। तो आप बोल सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो 11 अगस्त 1942 को। सचिवालय गोलीकांड ने बिहार में आंदोलन को उग्र करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतंत्र दिवस को ही स्वतंत्रता भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दौलतराम के हाथों हुआ। औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में हुआ। 12 अगस्त के सवेरे नगर के विभिन्न भागों में शोक जुलूसें निकलती रही। 11 अगस्त की शाम को अदमकुआ में श्री जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा हुई,
जिसमें रेलवे लाइन, तार और टेलीफोन के तारों को काटना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, थाना कचहरी, जेल एवं अन्य सरकारी संस्थानों पर कब्जा करना, सरकारी कागजों आदि को जलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। ये आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और एक है 19 थानों एवं सारण में 27 स्थानों पर जनता के हमले की शिकायत मिली। फतुहा की भीड़ ने शाही वायुसेना के 2 अधिकारी को ट्रेन से खींचकर मार डाला। फतुहा के पास भीड़ ने शाही के वायु सेना के अधिकारियों को ट्रेन से खींचकर मार डाला और तांगा में रखकर शहर में घुमाया। यूरोपीय लोगों के प्रति जनता का यह बर्ताव 1857 में ईस्वी के बाद पहली बार देखने को मिला। 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले के फसराहा एवं रुईहार में दुर्घटना ग्रस्त होकर गिरने वाले शाही वायुसेना के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। भागलपुर के नवगछिया में एक माल गोदाम लूट रही भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन भीड़ ने उन पर काबू पाकर उनकी बंदूकें छीन ली। पुराना शाहाबाद अब बक्सर जिले में 16 अगस्त 1942 को डुमराव थाने के पास दरोगा देवनाथ सिंह के रिवाल्वर की गोली से श्री कपिल मुनि, श्री रामदास विश्वकर्मा, गोपाल कहार, श्री सुखारी कहार, श्री सुधा शरण अहिर, बलदेश्वर दुबे शहीद हुए। महाराजगंज थाना भवन पर झंडा फहराने के प्रयास में श्री फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए, लेकिन उनकी पत्नी तारा रानी ने उनके हाथ से झंडा लेकर थाने पर फहरा दिया। अब याद रखेंगे, महाराजगंज थाने पे जो झंडा फहराने का प्रयास किए थे श्री फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव, वो नहीं फहरा पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो गए। लेकिन उनकी पत्नी तारा रानी ने उनके हाथ से झंडा लेकर थाना पर फहरा दिया। तारा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। चंपारण मोतिहारी में 9 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली खाकर सर्व श्री यदु राउत, श्री महंत लक्ष्मण दास, श्री द्वारका कहार, श्री हरिहर ठाकुर, श्री राम अवतार शाह, श्री कुले राय आदि शहीद हो गए। हाजीपुर में स्थानीय हाई स्कूल के एक शिक्षक श्री अक्षय कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर छात्रों का नेतृत्व करने लगे। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पर लोगों ने आक्रमण किए। जेल से 79 कैदी छुड़ा लिए गए। जेल से छुड़ाए गए जाने वाले डॉक्टर गुलजार प्रसाद, श्री राजेश्वर पटेल प्रभृति थे। 15 अगस्त 1942 को लालगंज थाने पर वासुदेव नारायण सिंह के नेतृत्व में आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। सीतामढ़ी में एक उत्तेजित भीड़ ने अनुमंडलाधिकारी श्री हरदीप सिंह की हत्या कर दी। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराने का प्रयास था तथा जुलूस का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों की गोली खाकर श्री योगेंद्र नारायण सिंह, श्री परमेश्वर दास, श्री शेख इदाहक, श्री मोती मंडल, श्री सुखदेव भगत, श्री कुताई साहू शहीद हुए। पूर्णिया में जो झंडा फहराने का कोशिश किया गया था, प्रयास किया गया था, जुलूस निकाला गया था 27 फरवरी 1942 को। कटिहार में 13 अगस्त 1942 को लोगों ने थाने का घेराव किया और रजिस्ट्री ऑफिस जला दिया। सरकारी अधिकारियों ने क्रूर होकर गोली चलवा दी, जिसमें कि श्री ध्रुव कुमार कुंदू, रामाशीष सिंह बिहारी, ये लोग शहीद हो गए। इसे आप अच्छे देख लेंगे। सहरसा में 29 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए कालेश्वर मंडल की अंग्रेजों की गोली से मृत्यु की। सहरसा के नड़ियार गांव के क्रांतिकारी श्री केदारनाथ तिवारी भी अंग्रेजों की गोली खाकर घायल हो गए और उन्हें मधेपुरा जेल लाया गया तथा उनकी मौत हो गई। सहरसा के एक गांव के श्री धीरो राय की मृत्यु पुलिस के द्वारा निर्मम पिटाई के कारण भागलपुर जेल में हुई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप करने का काम किया। क्रांतिकारी का रचनात्मक पक्ष क्या है? 1942 की क्रांति का रचनात्मक पक्ष भी था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सच्चे आदर्शों पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत नीचे से ही राष्ट्रीय प्रशासन की संरचना का निर्माण करने का लक्ष्य था, जिसे विदेशी शासन के संयंत्र ध्वस्त होने पर जनता के प्रतिनिधि संचालित करें। इस क्रम में जनता को बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम सेवा दल की स्थापना करने का आदेश दिया गया 1942 में ही। पुराने और नए कांग्रेस कर्मियों में एकता बढ़ने पर बल दिया गया। अतिरिक्त और भी बहुत से आदेश जो जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर सके और लोग भय से मुक्त हो। विभिन्न स्थानों पर इन आदेशों को लागू किया गया। अनेक गांवों में अशांति और अव्यवस्था के तत्वों से रक्षा दलों का गठन किया गया।
तो ये इम्पोर्टेंट था। अब आगे देखते, पटना जिले के फतुहा थाना खुसरूपुर के श्री द्वारिका प्रसाद आर्य ने एक रक्षा दल गठित की और उस समय तक सफलता के साथ प्रतिरोध किया। माल सलामी थाना के फतेहपुर में लगभग 65 व्यक्तियों ने कुछ दिनों तक समानांतर प्रयास चलाया। 30 अगस्त 1942 को श्री जगत नारायण लाल ने यहाँ एक सभा की और उसके कार्यकर्ताओं को शहीद संघ नाम दिया। तो ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। विचार विमर्श करते हुए दूसरे शिविर में क्या हुआ, 2 पत्र, बिजली छात्रों के लिए तथा डंका आम जनता के लिए। याद रखिएगा, बिजली छात्रों के लिए, डंका आम जनता के लिए। दहिता शिविर के कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों की गतिविधि पर भी नजर रख रहे थे। महिसवार शिविर हर तरह की सूचनाएं रखता था तथा आवश्यक आदेश जारी किया जाता था। हाजीपुर अनुमंडल के महनार थाना में 18 अगस्त से 3 सितंबर 1942 तक जनता का राज था। देख लीजिए, इसको सबको नोट कर लीजिएगा। ये आज का वीडियो, मेरे गले में थोड़ा खराश हो गया इसलिए स्थापित कर कामकाज खुद चलाने को लगे। भागलपुर जिला का बांका अनुमंडल रचनात्मक कार्यों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस जिले के अमरपुर थाना में लोगों ने एक तरह की राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर रखी थी। घाटशिला, अमरपुर और शंभूगंज इलाके में स्थापित किए शिविरों के मुख्यालय थे। अमरपुर शिविर केंद्र का मुख्यालय और अन्य 2 शिविरों का अधीक्षण करता था। अमरपुर सेवा आश्रम की स्थापना श्री रामदेव ठाकुर और शशि प्रसाद सिंह के प्रयत्न से इन शिविरों को पहले ही स्थापित हो चुकी थी, जहां से रचनात्मक कार्य चलाए जाते थे। तो ये आपका आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है। सीरीज नंबर आपका क्या है, तो आप देखें, सीरीज नंबर आपका 9 है, बिहार एक अवलोकन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भगा भगा के ना देखें, रोक के पढ़े, लाइन टू लाइन, वीडियो को पॉज कर दे। सभी का PDF पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि टाइम बहुत कम है, और ये रिवीजन है, फटाफट कीजिए। अब तो 20-22 दिन बचा हुआ है एग्जामिनेशन का, इस बार अच्छा होगा। और हाँ, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से प्रोत्साहन मिलती है, इसलिए लाइक जरूर करें, उसमें कंजूसी न बरतें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, इस बार तो रिजल्ट निकलना ही है। अच्छे से पढ़ें और सुरक्षित रहें। बाय बाय।